नमस्कार। मौका है कार्टूनिस्ट और इलस्ट्रेटर आर के लक्ष्मण की जन्म वार्षिकी का। यानी आज अगर आर के लक्ष्मण हमारे बीच होते तो वो 97 साल के हो गए होते। 24 अक्टूबर उनकी जन्मतिथि होती है। 3 साल पहले जब आर के लक्ष्मण का देहांत हुआ तो उनकी बनाई हास्य व्यंग्य की चुटीली रेखाओं के बीच कई पीढ़ियां खुद को आनंदित और दीक्षित करती रहीं। लक्ष्मण ने अपने कार्टून कैरेक्टर कॉमन मैन यानी कि आम आदमी के ज़रिए सत्ता में बैठे शक्ति समूहों को आईना तो दिखाया ही, उन्होंने हल्के फुल्के ढंग से बात को कहना और हंसी हंसी में बड़ी बड़ी सीख की बातें भी बताईं। हंसने हंसाने का हमारे सामाजिक जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है और अक्सर हम नुक्कड़ों, चौराहों, सभाओं और चौपालों में ऐसी चुटीली बातें कहते सुनते रहते हैं जो बिना किसी को आहत किए सही दिशा में असर करती हैं। असल में खेती किसानी वाले हमारे देश में ये विट, ये ह्यूमर, ये सेटायर हमें विरासत में ही मिला है और इसकी मिसालें हमारे मुहावरों, गीतों, कथाओं और रोज़ बरोज़ की गपशप में हमें रोज़ ही मिलती रहती हैं। आधुनिक जीवन में यही हंसना हंसाना हमारे लिए सिनेमा, टेलीविज़न और अखबार के ज़रिए घर घर पहुंचा है। कोई कार्टून या कोई कैरिकेचर गिनी चुनी रेखाओं और शब्दों में इतनी बड़ी बात कह जाता है जो कई बार हजार हजार शब्दों का लेख भी मुश्किल से कह पाता है। और यही वजह है कि हम हास्य व्यंग्य की तरफ आसानी से आकर्षित हो जाते हैं और उससे निकलने वाली बात का असर देर तक हमारे साथ रहता है। आर के लक्ष्मण की कार्टूनिंग की कला को हमारी आदत में इस तरह हम शामिल कर दिया कि खुद उनके समय में और आज भी सैकड़ों नामी कार्टूनिस्ट देश के कोने कोने में तीखी से तीखी बात बड़े ही सटल तरीके से कहे गुजरते हैं। लेकिन इन सभी सच्चाइयों के बीच शायद एक दूसरी सच्चाई भी इस बीच तेज़ी से सिर उठा रही है कि अपनी मूल प्रकृति में मनोविनोदी, हास्य और मनोरंजन प्रिय समाज इन दिनों हंसने हंसाने को बुरा मानने लगा है। छोटी छोटी बातों पर नाराज़ हो जाना, खुद पर भी हंस लेने के बजाय दोस्तों तक को शक की नज़र से देखना एक नई तरह की प्रवृत्ति की तरह उभर रहा है। तो आज हम आर के लक्ष्मण की चुलबुली दुनिया में बैठकर इसी विषय पर बात करेंगे कि आखिर कहाँ गई वो हंसी जो अखबारों के पन्नों पर होती थी, आपसी बदकही में होती थी, और वो वाक्पटुता यानी वो सेंस ऑफ ह्यूमर जिसमें खिलखिलाकर हंस उठने के साथ ही हम बात को, मर्म को समझ लिया करते थे। और हमारे साथ इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए हमारे पास हमारे स्टूडियो में मेहमान हैं हरीशचंद्र शुक्ला, जिनको आप हरीशचंद्र शुक्ला के नाम से बिल्कुल भी नहीं पहचान पाएंगे, लेकिन पिछले आधी सदी से भी ज़्यादा समय से उनके कार्टून आपकी नज़र से गुजरते रहे हैं। काक उनका नाम है। काक जी हमारे बीच हैं, बहुत बहुत स्वागत है काक जी। इसके अलावा अशोक टंडन है जो कि बहुत सीनियर जर्नलिस्ट है और लंबे समय से पत्रकारिता और प्रकाशन में कार्टूनों की दुनिया को छपते हुए देख रहे हैं। अशोक जी आपका भी बहुत स्वागत है। पिछले करीब 35 साल से सक्रिय कार्टूनिस्ट शेखर गुरेरा हमारे साथ हैं। शेखर जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। और एक हमारे हमनाम इरफान हैं जो कि बहुत ही मशहूर कार्टूनिस्ट हैं और रोज़ अखबार के पन्ने पर आप जिनके कार्टून देखते हैं। इरफान भाई आपका भी बहुत बहुत स्वागत है प्रोग्राम में, बहुत बहुत स्वागत है। बातचीत शुरू करेंगे काक जी आपसे। आपने कार्यक्रम की प्रस्तावना भूमिका सुनी, बहुत सुंदर। तो आपको क्या लगता है कि ये जो एजम्पशन है, ये जो हमारी फीलिंग है कि क्या सचमुच समाज से ये कुछ कम हो रही है हंसी, और हम जितने विटी, जितने ह्यूमरस होते हैं ट्रेडिशनली, अब हम क्या कम होते जा रहे हैं? नहीं इरफान साहब, आपकी चिंता जायज़ है और बहुत ही संदर्भ के उपयुक्त है। RSTV को बधाई कि इस पहलू को उन्होंने ध्यान दिया है। लेकिन कार्टून से बच नहीं सकता है, हास्य से कोई बच नहीं सकता है। जिस दिन आप पैदा होते हैं, बच्चा पैदा होता है, नर्स उसको पैर पकड़कर उल्टा टांग देती है, वहाँ से जीवन की शुरुआत होती है। तो अब इससे ज़्यादा कार्टून क्या बनाया जा सकता है? मोहल्ले में निकलते हैं स्टॉलर पर या स्टैंड पे, छोटा बच्चा होता है 7-8 महीने या और बड़ा बोलने लायक, वो देखता है हमारे सफ़ेद बालों को और तो अनायास मुस्कराता है या कभी कभी हंसना है। तो वो या तो हमारा अगर कोई वयस्क आदमी कर रहा हो तो मुझे लगा कोई मुझे हास्यास्पद चीज़ देख रहा है, लेकिन अनुमान लगाता हूँ कि इसको सौभाग्यशाली है, इसके घर में कोई दादा या दादियाँ हैं कुछ कि उपस्थित है और उनको बर्दाश्त किया जा रहा है।
तो वो हंसी, वो डायलॉग जो वो करते हैं, वो अपेक्षा करता है मुझसे भी। तो कार्टून की चाल, हास्य की चाल वहाँ से शुरू होती है। अब उसको कहाँ से नष्ट कर देंगे? नष्ट कर रहे हैं, किया जा रहा है। वो भीरुओं का, भयभीत लोगों का, और जो जीवंत समाज की परिचायक नहीं है। कार्टून माने जीवंत समाज, जीवंत सोच। जब तक आप जिंदा नहीं, कार्टून क्या बनाना तो दूर, एंजॉय भी नहीं करेंगे। और एंजॉय करने वाला कार्टूनिस्ट से ज़्यादा बड़ा होता है। आपने बनाया, आपके एक्सप्रेशन में वो बातें तमाम वो जोड़ लेता है। आप क्या कहना चाहते हैं, अगर वो न जोड़े तो आप कितना भी कोशिश कर डालें, आप अपने को अभिव्यक्त नहीं कर पाएंगे। तो चिंता का विषय तो है, लेकिन आप उससे बच नहीं सकते हैं। और इसी आपकी बात को आगे बढ़ाएंगे। अशोक जी, आपसे पूछेंगे कि आपकी ज़िंदगी में जो कार्टूनिस्ट और कार्टून्स जो गुजरते रहे, और जैसा कि काक जी ने कहा कि बच्चा जब पैदा होता है तो उसको उल्टा करके उसको रुलाया जाता है, तो इससे बड़ा क्या कार्टून हो सकता है? जन्म के साथ ही रोना हंसना शुरू हो जाता है। तो आपने जिन कार्टूनिस्टों को देखा, आपने क्या पाया कि ये जो हंसी हमारे समाज में है उसका क्या महत्व है? क्या वो सचमुच कम हो रही है? देखिए, सबसे पहले तो मैं भी राज्यसभा टीवी को बधाई दूंगा कि आज के माहौल में इस तरह के विषय पर चर्चा कर रहे हैं। और इसके साथ साथ आज आप राज्यसभा टीवी और हम सब लोग केवल आर.के. लक्ष्मण को ही श्रद्धांजलि नहीं दे रहे हैं। मैं समझता हूँ कि देश के और दुनिया के जितने भी व्यंग्यकार हैं, कार्टूनिस्ट रहे हैं, ये आज उनको भी हम एक तरह से श्रद्धांजलि दे रहे हैं। और ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि आर.के. लक्ष्मण की जब हम बात करते हैं तो मैं जब पत्रकारिता में आया शुरू में, तो हमने और बहुत व्यंग्यकारों को और कार्टूनिस्ट को देखा था। एक सीरीज़ चलती थी उस समय, उस समय के बड़े, उनमें एक सुधीर धर भी कार्टूनिस्ट थे, आर.के. लक्ष्मण भी थे, और शंकर मैं समझता हूँ कि शायद आर.के. लक्ष्मण के पहले के भी कार्टूनिस्ट इस देश में, पत्रकारिता की मैं बात कर रहा हूँ, तो शंकर वीकली एक मैगज़ीन थी जो केवल शंकर के कार्टून की होती थी, और वो भी आर.के. लक्ष्मण की तरह किसी को बख्शते नहीं थे। और आगे चलकर हमने देखा कि कई और भी रंगा भी थे, और मैं नाम लूँ तो बहुत लंबी लिस्ट है। इस तरह से एक कई कार्टून तो हमने पत्रकारिता में ये देखा, क्योंकि हम तो लेखन वाली पत्रकारिता में रहे, तो पत्रकारिता का एक अटूट हिस्सा ये व्यंग रहता था और कार्टूनिस्ट रहते थे। और जैसा सब जानते हैं, लक्ष्मण के पॉकेट कार्टून जो हैं, लोग सबसे पहले तो कई बार अखबार से पहले कार्टून को देखते थे उस ज़माने में, आज भी देखते हैं। आज भी बहुत अच्छे कार्टूनिस्ट हैं, हमारे यहाँ पर भी मौजूद हैं। लेकिन इन लोगों के बारे में एक जो आम धारणा बनती थी, वो कभी वो नहीं बनती थी कि ये कोई स्वार्थ के कारण, निहित स्वार्थ के कारण किसी एजेंडा के साथ कार्टून बनाते। वो बात आज कहीं ना कहीं लुप्त होती दिख रही है। मैं एक उदाहरण दूंगा। मैं जब अटल जी प्रधानमंत्री थे तो मैं उनका मीडिया सलाहकार था, और जिन दिनों अटल जी घुटने का ऑपरेशन कराने के लिए मुंबई के ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में दाखिल थे, तो उस समय बहुत रहता था। तो अटल जी ने एक दिन कहा कि ये आर.के. लक्ष्मण मुंबई में ही रहते हैं ना? तो मैं कभी मिला नहीं उनको, तो क्यों ना आर.के. लक्ष्मण को रिक्वेस्ट की जाए कि वो मिलें। तो मैं इसको, मुझे उतना बहुत भावुकता के साथ मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जब आर.के. लक्ष्मण को फ़ोन किया कि प्रधानमंत्री आपसे मिलना चाहते हैं और आप सपत्नीक आइए, तो आर.के. लक्ष्मण ने शायद ये कभी सोचा नहीं होगा। तो आर.के. लक्ष्मण ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में अपनी पत्नी के समेत अटल जी से मिलने आए, और 1 घंटे तक अटल जी उनके कार्टूनों पर ही उनके साथ चर्चा करते थे। तो ये राजनेता जितने भी उस ज़माने के थे, और आज भी मैं मानता हूँ, कार्टूनिस्ट को वो व्यंग ही मानते हैं। लेकिन दुर्भाग्य क्या हो रहा है कि आज सोशल मीडिया पर वो व्यंग सबसे ज़्यादा गायब हो रहा है, और उसमें जिस प्रकार का
ये घृणा और इस तरह के मैसेजेस आ रहे हैं, क्योंकि हम सब सोशल मीडिया देखते हैं, हमें उसमें व्यंग सबसे कम दिखता है। हाँ, तो ये टेलीविज़न चैनल्स ने कोशिश की है, क्योंकि समय के साथ बदलाव हो रहा है और हम देख रहे हैं कई चैनल ने व्यंग के स्तंभ चलाए, कार्यक्रम कार्टून आज भी आते हैं। ब्रिटेन में एक कई अरसे से, लंबे समय से फिटिंग इमेजेस करके एक राजनेताओं पर व्यंग का कार्यक्रम चलता है, आज भी हो रहा है। मैं बिल्कुल सहमत हूँ कि आप हंसी को लुप्त नहीं हो सकते किसी न किसी रूप में, लेकिन थोड़ा बहुत इस समय कटुता का जो वातावरण है, और विशेष तौर से मैं समझता हूँ सोशल मीडिया पर, तो मैं गुजारिश करूँगा अपने कार्टूनिस्टों से कि आप सोशल मीडिया पर भी ज़रा कार्टून डालिए। नहीं हैं, ये सब लोग हैं, सोशल करते मीडिया हैं, पर हैं। हाँ। लेकिन तो लोगों अशोक जी, की हम लोग प्रति- इस अभी आपकी इस विचारों से अभी और समृद्ध होंगे। हम शेखर जी की तरफ जाते हैं। शेखर जी, जब आप अभी स्टूडियो में आए तो आपने कहा कि आप एक एडिटोरियल कार्टूनिस्ट हैं। जाहिर है कि आपका कहने का मतलब ये होगा कि ऐसे लोग जो कार्टून मज़े के लिए बनाते हैं, जिसमें कोई एडिटोरियल विज़न या विषय नहीं होता है, वो अलग हैं और आप अलग हैं। लेकिन आपने अपने इतने करीब 3.5 दशक लंबे अपने कार्टूनिंग के करियर में तरह तरह के संपादकों के साथ आपका साबका पड़ता होगा। आपने क्या पाया कि उन सब के अंदर अलग तरह का सेंस ऑफ ह्यूमर या ह्यूमर को अप्रिशिएट कर पाना, ये सब उसका लेवल अलग अलग होता है। आपका अनुभव क्या कहता है कि जैसे जैसे समय गुजरता जा रहा है, पहले तो आप एक नौकरी की तरह ही करते थे इस काम को, लेकिन आज आप सिंडिकेटेड कार्टूनिस्ट हैं, तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि आपके किए हुए काम या जो आप कह रहे हैं उस पर संपादकों की क्या प्रतिक्रिया होती है, और क्या उनके अंदर भी ये समाज का प्रतिफलन दिखाई देता है? अमूमन कार्टूनिस्ट को शिकायत रहती है कि मेरा संपादक हमारे वो कार्टून को सेंसर करते हैं या मॉडिफाई करवाते हैं। ऐसा तो मेरे साथ, मैं लकी कहूँगा अपने आप को कि मुझे किसी संपादक ने रोका नहीं है, किसी टोका नहीं है, कि कोई गाइडलाइन नहीं दी है। शुरू से ही जब से मैंने पहला कार्टून दिया तब से मुझे अप्रिशिएट ही किया जा रहा है। तो लेकिन फिर मैं दूसरों के सीनियर कार्टूनिस्टों को कार्टून देख कर फ्लो को धीरे धीरे सीखा। अपने आप ही सीखने वाली बात थी, क्योंकि मुझे बोला नहीं गया कभी। एक तरह से यह है कि शायद बोलने से सीखता भी है पर्सन कि ये यहाँ नहीं करना, वहाँ नहीं करना, ऐसे कुछ नहीं हुआ मुझे। ये फ्रीडम होनी भी चाहिए। फिर बाद में मुझे लगा कि क्योंकि कार्टून एक सिंपल एक लाइन है जो कि काफ़ी टाइम लगा के पूरी स्टडी करके हमें वो चंद शब्दों की, तो पहले दरअसल शब्द बहुत ही कम रखे जाते थे, तो उसमें तो और ज़्यादा टफ होता था पूरा एटमॉस्फेयर क्रिएट करना, सब कुछ करना। फिर उसमें ज़्यादा गुंजाइश भी नहीं रहती कोई बदलाव की, या वो पंच खत्म हो जाता है एक शब्द हटते ही, एक शब्द संपादक की तरफ से ऐड करके। तो उनकी तरफ से भी ठीक है, क्योंकि इंटरफेरेंस होनी भी नहीं चाहिए और हुई भी नहीं है। तो मेरा अनुभव तो अच्छा रहा। और हाँ, पहले और अब के दौर में धीरे धीरे फ़र्क आ रहा है। या तो मीडिया डिफरेंट होता जा रहा है, और या संपादकीय या किसी भी तरीके का अंदरूनी प्रेशर कहें या कुछ भी कहें, एटमॉस्फेयर, जैसे इन्होंने बोला कि नेहरू जी के ज़माने में वो तो कह के बनवाते थे कार्टून कि मुझे स्पेयर मत करिए, और उनको शंकर जी को बोला है, और वाजपेयी जी के टाइम पर भी। और एक कार्टून बनना किसी राजनीतिज्ञ के लिए एक ऑथेंटिसिटी होती है कि वो एक नेता बन गया। जब उसका कार्टून, हम रेयर ही किसी पर्सनैलिटी को ले पाते हैं पीएम के अलावा, या कोई मिनिस्टर जो न्यूज़ भेजा रहा है, तो किसी नेता का कार्टून बनना उसके लिए एक बड़ा सम्मान की बात होती थी कि वो कह के बनवाते थे, या लंबे टाइम से नहीं बना तो वो बोलते थे कि क्या बात, सब ठीक नहीं चल रहा क्या मेरे बारे में, क्या जो मेरे बारे में कार्टून नहीं बना। तो हालांकि कार्टून जब ठीक नहीं चल रहा तब बनता है, लेकिन वो ऐसा सोचते हैं। तो वो एक अच्छा दौर था कि ऐसा पूछ के बोला जाता था कि हाँ भाई क्या सब ठीक तो है, मतलब। तो अब ऐसा दौर देखने में नहीं आता, कोई फरमाइश नहीं करता कि मेरे बारे में कार्टून बनाए। तो लगता है कि शायद जो अंडरस्टैंडिंग में कहीं ना कहीं चेंज आया है। ये आपने बहुत अच्छा हमको बताया कि एक नेता को तब लगता है कि जब उसके बारे में कार्टून बनने लगा, इसका मतलब वो कहीं ऑथेंटिसिटी है कि कार्टून बना तो वो एक नेता एस्टेब्लिश हो गया। ये मान्यता मिलती है, कार्टून से मान्यता मिलती है। इरफान भाई, आपके पास आएंगे। आपसे जहाँ से हमने शुरू किया था और कागजी से भी जो हमने सवाल किया, अभी हम उसी सवाल पर आगे बढ़ा रहे हैं। आपको भी लगता है कि समाज में हंसने हंसाने की जो आदतें हैं, जो एक सामान्य नैक हंसने हंसाने, एक दूसरे पे मजाक करना, छूटते ही फ़ोन पर कुछ एक ह्यूमर, एक जोक, ये सब क्या धीरे धीरे कम हो रहा है? आपका क्या कहना है?
नहीं नहीं, कम तो नहीं हो रहा है बिल्कुल, क्योंकि आप देखेंगे कि लोगों के अंदर प्यास और बढ़ गई है इसकी। समाज में जिस तरह से आप किसी चीज़ को दबाएंगे तो उसका और जो रिवर्स में उसका जो अटैक होगा वो और ज़्यादा होगा। तो इसको जो सप्रेस करने की कोशिश की जा रही है उसका और उल्टा ही हो रहा है मेरे ख्याल से अभी तो। क्योंकि आप देखिए जितने भी आपने स्टैंड अप कॉमेडीज़ जितने हैं मोबाइल पर आप देख लीजिए, बच्चों को वो सारे ज़्यादातर टाइम में यही देखते हैं कि कॉमेडी कहाँ मिलेगी उनको। मैं देख रहा था घर पे मेरे, जैसे मेरी बेटी, कभी उसको जब भी टाइम मिलता है तो वो सोचती है कि मैं ये चीज़ दिखा दूं आप लोगों को बैठा के ताकि आप हंस लें। तो वो एक हस्बैंड वाइफ की कुछ घरेलू बातें कॉमेडी टाइप की वो चला देती है खाना खाते टाइम में, तो उनको लगता है कि आप हंसें किसी तरह से। तो लोग कोशिश ये करते हैं, जैसे एक कॉमेडी शो है टेलीविज़न पे आ रहा है, वो आदमी अमिताभ बच्चन के बराबर जाके खड़ा हो गया। ये एक लड़का कल का आया था, वो इसीलिए चल गया कि उसका कॉमेडी शो जो था वो हिट हो गया। तो लोग एक अच्छी कॉमेडी, अच्छा हास्य जो है वो देखना ज़रूर चाहते हैं। तो गायब तो नहीं हो रहा है, बल्कि उसको दबाया जा रहा है, लेकिन छपाया जा रहा है उसको। लेकिन वो कागजी ने बहुत अच्छी बात कही है कि उसको आप दबा नहीं सकते हैं किसी भी तरह से। ये तो परंपरा से हमारे, जब जनजाति बच्चा शुरू में होता है और आप उसको देखकर आप हंस लेंगे, वो एक ऐसा सीन होता है जिसको आप देखकर हंस सकते हैं। तो वो शुरुआत से लेकर के ही जब पैदा ही ऐसा हो रहा है, तो ये परंपरा में ही हमारे है। आपने कहा कि जैसे मुहावरों के अंदर है, श्लोकों में है, और आज भी गांव में चौराहों के ऊपर खड़े होकर लोग हट के लिए अभी भी करते हैं खड़े होके। उनके पास में साधन ही कुछ और नहीं है हंसने हंसाने का, तो वो अपनी अपनी तरह से हंसते हैं। हम लोग कार्टून बना के हंसाते हैं, कोई कॉमेडी देख के हंसता है, लेकिन लोग हंसना बंद नहीं कर सकते हैं कभी भी। अगर हम आप ही से इस बारे में पूछें कि खुद चूँकि संदर्भ हमारा आर.के. लक्ष्मण का की जन्मवार्षिकी है जिस पर हम लोग ये कार्यक्रम कर रहे हैं, खुद लक्ष्मण के शुरुआती कार्टूनों में जो आपकी नज़र से गुजरे होंगे, उसमें कौन सी ऐसी बात थी जो आपको ह्यूमर या फिर वो जो हंसी और एक विट उसमें आपको दिखता था, अगर आप किसी कार्टून को याद करके ही कहना चाहें तो? नहीं, आप देखिए ना, उनके तो सबसे बड़ी चीज़ मुझे उनके कार्टून में जो दिखती थी, वो एक उनकी नज़र जो थी वो जो कैमरे की तरह से चलती थी। मुझे सबसे ज़्यादा प्रभावित जिस चीज़ ने किया है, मैंने उनकी कॉपी नहीं कर सकते हम लोग तो बिल्कुल भी, कि आप देखिए कि अगर हम लोग इस रूम के अंदर बैठे हैं तो हर चीज़ उसमें आ जाएगी। तो ये सिर्फ एक कैमरा कर सकता है ये वाला काम। वो लक्ष्मण की आँख करती थी, और उनका जो एंगल होता था बनाने का, आप टेक्निकली उसे कहीं से भी गलत नहीं साबित कर सकते हैं। तो ये कार्टून इसके अंदर अगर ये बात आ जाए, ये पेंटर वाली बात है। ये तो इस तरह से पेंटर बनाता है चीज़ों को, और वो कार्टून बनाते थे, उसको कैरिकेचर का रूप देते थे वो। तो सबसे अच्छी बात ये मुझे लगती है। और उनके कार्टून हंसी तो बहुत ज़्यादा ही मतलब होती थी। अभी मैं एक कार्टून रास्ते में देखता हुआ आ रहा था कि टेस्ट ट्यूब बेबी है और बगल में एक और तस्वीर लगी हुई है। तो एक बच्चा दूसरे को दिखा रहा है कि देखो वो मेरी माँ है, क्योंकि मैं टेस्ट ट्यूब बेबी हूँ। तो हाँ, तो इस तरह का ह्यूमर वो छोटा छोटा सा लेके आते थे, जिसको पॉकेट कार्टून में डालते थे। पॉकेट कार्टून का जो सिलसिला था, उनके पॉकेट कार्टून में कभी भी मेन कैरेक्टर, मतलब लोग कैरिकेचर किसी का नहीं होता था, सिर्फ आम तरह के लोग ही होते थे उसके अंदर। ये ट्रेडिशन जो है वो बहुत बाद में शुरू हुआ है कि पॉकेट कार्टून में डिस्प्ले कार्टून का रूप आ गया, क्योंकि जगह की कमी हुई संपादक के पास में। वो क्या करते हैं, पहले कार्टून को देखते हैं, अरे कार्टून हटा दो, तो इतना बड़ा कार्टून कहाँ छापेंगे। तो कार्टूनिस्ट ने ही अपनी जगह सीमित कर ली, तो उसने बड़े कार्टून को उठाकर डिस्प्ले वाले को वो पॉकेट कार्टून में लेकर आ गए। दिस इज नॉट कॉन्सेप्ट ऑफ लक्ष्मण। लक्ष्मण का कॉन्सेप्ट जो था जिससे वो अमर हो गए, वो पॉकेट कार्टून था। उनके बड़े कार्टून तो 4 दिन बाद आते थे। संडे को एक फ्रंट पेज पे कार्टून होता था जिसमें 4 दिन के जो है कार्टूनों को 4 बॉक्स में दे देते थे, 3-4 बॉक्स के अंदर। लेकिन जो पॉकेट कार्टून डेली लाइफ के ऊपर जो था, वो असली कार्टून था जिसको लोग देखते थे। तो काक जी, अभी ये जो इसी अब इरफान भाई की बात को ही आगे बढ़ाता हूँ कि ये जो चाहे वो डिस्प्ले कार्टून हो या बाद में वो पॉकेट कार्टून, आपने भी तो लंबा समय कार्टून के ढांचे को बदलते हुए देखा, और आपके सामने बहुत सारे ऐसे नए एस्पायरेंट्स भी आए होंगे कि हम भी कुछ करना चाहते हैं और हमको भी इस फील्ड में हाथ आजमाना है। आपने क्या पाया कि जैसे जैसे पीढ़ी दर पीढ़ी नए लोग आते जाते हैं,
उनके अंदर भी कोई एक सेंस ऑफ ह्यूमर की कोई कमी होती है जो उनको उतनी देर तक सस्टेन नहीं करा पाती इस फील्ड में एज अ प्रोफेशनल कार्टूनिस्ट? देखिए, आर के लक्ष्मण के समय में डिस्प्ले कार्टून की जो इरफान ने बात की, जी तो उस समय अहमद हिंदुस्तान टाइम्स में थे, और वो शंकर, और ऐसे कई लोग थे जिनके कार्टूनों में जो बात कह रहे हैं कि कन्वेंस होता था, उसमें हर चीज़ आ जाती थी, और सबकी लाइनों में सशक्त थी लाइनें। ये बात दीगर है कि आर के लक्ष्मण टाइम्स ऑफ इंडिया के जरिए रोज़ाना सबके सामने आते रहे, लेकिन और सब काम कर रहे थे, तो एक शैली थी, वो वही एक शैली है ऐसा नहीं कह सकते हैं, लेकिन वो पॉपुलर थी। अब दिक्कत ये होती है कि नए कार्टूनिस्ट एक तो है ही नहीं, प्लेटफार्म ही ख़त्म हो गए। जो आप कह रहे हैं चैनल, तो चैनल में भी ऑर्गेनाइज्ड जी और पैटर्नाइज्ड कार्टून आते हैं, वो स्वतंत्रता नहीं दिखाई पड़ती। और कोई मतलब एनिमेशन का कोई चैनल है ही नहीं कि कार्टून चैनल हो, वो भी विदेशी परंपराओं को लेके अपना जो किया जा सकता है। लोकसभा चैनल, लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी, तो कार्टून सभा भी टीवी हो सकता है। वो शायद कम कंट्रीब्यूशन नहीं करेगा समाज के लिए। हाँ, नहीं वैसे आपको बता दें कि खुद कम से कम मैं राज्यसभा के बारे में कह सकता हूँ कि पार्लियामेंट के अपर हाउस ने ह्यूमर इन हाउस नाम से एक किताब ही छापी हुई है, जिसमें संसद में हास्य के क्या प्रसंग होते रहे उसका एक संग्रह है, ताकि ये बताया जा सके कि सांसद सिर्फ रूखे सूखे लोग नहीं हैं, बल्कि सदन की कार्रवाइयों के बीच भी हंसी और मजाक के मौके तलाश लें। अच्छा, मुझे नहीं मालूम था, लेकिन ये बहुत आत्मविश्लेषण का बहुत बड़ा तरीका है। जी। और आप ह्यूमर का आया, उसमें ताकत कितनी थी, फोर्स कितना था। आप खाली मजाक उड़ाने के लिए कह रहे थे, कार्टूनिस्ट की ज़रूरत ही इसलिए पड़ती है। कब कुछ लोगों को लगता है कि ये कर दो वो कर दो, हमारे कार्टून चर्चित हो गया और फलाना इंटरनेशनल ही बुला गया, आपने गाली दी है, तो गाली तो ऐसे ही दे सकते हैं, कार्टून बनाने की क्या ज़रूरत थी। एक से एक भद्दी गाली। और आज जो सोशल मीडिया है उसमें तो हिट हो जाएगा, करोड़ों में उसका हो जाएगा। तो कार्टून, हालांकि गाली को भी देखिए काक जी, बल्कि अशोक जी आपको याद दिलाता हूँ कि गाली भी हम लोगों के यहाँ एक परंपरा का एक हिस्सा है। जैसे शादी ब्याहों में गालियाँ गाई जाती हैं और उस पर कोई बुरा नहीं मानता, शायद वो भी इसलिए कि एक हंसी में एक बात को कहने का एक अंदाज होता है। क्या कहते हैं आप? फोक में गाली हमारे यहाँ प्रचलित रही है, लेकिन उसमें दुर्भावना नहीं होती। हाँ, दुर्भावना नहीं, स्नेह होता है। इरफान जी के जानकारियों के लिए मैं दाद देता हूँ, कितनी गहराई से ये समझ होनी चाहिए। ये आपने आयोजन किया तो ये समझ है। धन्यवाद। इसीलिए वो कर रहे हैं। लेकिन बस ये है कि ये हम लोग हंसी पर बात कर रहे हैं और हम लोग खुद ही काफ़ी मामले को गंभीरता की तरफ मोड़ रहे हैं। अभी एक ब्रेक लेंगे शेखर जी, लेकिन उसके बाद हम चाहेंगे कि चूंकि आर के लक्ष्मण जी को हम लोग याद कर रहे हैं, तो एक आप उनकी स्मृति को समर्पित एक चित्र बनाएं। लेकिन अभी एक ब्रेक लेते हैं। अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के बाद हम लोग कहाँ गई वो हंसी इस विषय पर बातों का ये सिलसिला जारी रखेंगे। 3 प्रैक्टिसिंग कार्टूनिस्ट हैं हमारे साथ हैं, एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं। देखते रहिए राज्यसभा टीवी। राज्यसभा टीवी के इस खास प्रोग्राम कहाँ गई वो हंसी में मैं इरफान आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। ब्रेक से पहले हम लोग 3 प्रैक्टिसिंग कार्टूनिस्ट और एक सीनियर जर्नलिस्ट के साथ इस बारे में बात कर रहे थे कि क्या समाज में हंसी का स्तर गिर रहा है, क्या हम एक दूसरे के साथ जो हंसी मजाक और एक ह्यूमर
में शामिल हुआ करते थे उसमें कहीं कोई खामी, कहीं कोई चुनौती आ रही है। और ब्रेक के बाद हम देखने की कोशिश करेंगे कि ख़ुद ये जो प्रैक्टिसिंग कार्टूनिस्ट हैं हमारे साथ, वो आर के लक्ष्मण को याद करते हुए, जिनकी जन्मवार्षिकी पर हम ये ख़ास आयोजन कर रहे हैं, वो क्या कहना चाहते हैं और किस तरह के चित्र पेश करना चाहते हैं। तो शेखर जी, जैसा कि हमने ब्रेक से पहले आपसे निवेदन किया था कि आप कुछ हमारे लिए बनाइए, हमारे दर्शकों के लिए, जिससे एक तरह से हम आर के लक्ष्मण की याद को भी एक दोबारा एक रिलीव करें। जी। काग जी, ये जो बना रहे हैं, मेरा ख्याल है काग जी, ये जो शेखर जी बना रहे हैं, देखिए ये तो लगता है कि वो जो कॉमन मैन, आपका भी एक कॉमन मैन रहा है, बल्कि वो काफ़ी देसी एक किसान जैसा रहा है। अब बगैर कैरेक्टर्स और ये सिंबलाइज किए हुए आप लोगों से अटैच नहीं हो पाते हैं। जैसे आर के लक्ष्मण का ये मध्यम वर्गीय बूढ़ा है और उस जमाने का है। आज देश काफ़ी परिवर्तित हो चुका है। तमाम चीज़ें जो सहज दिखाई पड़ती थी अब उनका विलुप्त सी हो गई हैं। तमाम परंपराएं, तमाम बिहेवियर, तमाम संवाद। तो वो आर के लक्ष्मण का जो बूढ़ा था, मौन, मूक था, बोलता नहीं था और ये देख रहा था ये घटित हो रहा है। गली में गया तो ये घटित हुआ, बाजार में गया तो ये घटित हुआ, लेकिन वो हेल्पलेस है, कुछ कर नहीं सकता है। वो मध्यम वर्ग की जो चेतना थी, उसकी मजबूरी थी कुछ न कर पाने की। और मुँह दो आग कतऊ कछु नहीं एक चपाए, वो प्रवृत्ति थी जो आज भी मध्यम वर्ग की प्रवृत्ति है। लेकिन अब समय वो नहीं रहा है। आपको तो सामना करना पड़ेगा, कुछ बोलना पड़ेगा, और बोल तब पाएंगे जब आप जानते हो समाज सामने वाला क्या है। सामने वाले से आपको हमको कंट्रोडिक्ट कर, लेकिन आप संचालन करना है तो दिमाग में रखना पड़ेगा। तो यहीं पे कार्टून की जरूरत। तो मेरा जो है वो मूक नहीं है, हर चीज़ में भागीदार है। गलत में विद्रोह करता है, कहता है, और लोग उसका इंतजार करते हैं कि वो होता तो कह देता है। आपने भी इरफान भाई देखा होगा कि ये जो कॉमन मैन नाम की चीज़ है, ये तो काफ़ी इफेक्टिव एक चीज़ की तरह उभरी। आपने भी कभी कोई कॉमन मैन टाइप का ट्राई किया क्या? नहीं, मेरा एक कॉमन मैन है, वो रहता है। क्योंकि जब आप अपनी बात को कैसे कहेंगे, मान ली किसी कार्टून में आप बोल रहे हैं तो वो किससे कहलवाएंगे? ईंट पत्थर खंबे से तो नहीं कहलवा सकते बार बार। तो एक वो साथ में रहता है और वो एक्शन में रहता है। जैसे कागजी का कॉमन मैन है, उसी तरह से हम लोग भी लग गए कि ऐसा होना चाहिए कि बोलने वाला होना चाहिए। तो क्योंकि कागजी हम लोग के टाइम में हम लोगों के हीरो हमेशा ही रहे हैं, तो ये रहता है कि भाई बोलने वाला होना चाहिए, अटैकिंग होना चाहिए। ये नहीं कि साहब चुपचाप खड़ा हुआ है, सदियों तक खड़ा रहा, लेकिन अब बोलने वाला होना चाहिए। तो वैसे ही देखने के बाद में कई सारे कार्टूनिस्टों ने अपने अपने कॉमन मैन बनाए। तो उसमें मैंने भी अपना एक कॉमन मैन बनाया जो कुछ ऐसा लगता है। वो उसकी मूछें जो हैं वो काली रहती हैं और हरियाणवी आपको एक लुक उसका लगेगा देखने में। क्योंकि हम दिल्ली में रहते हैं तो आसपास का थोड़ा सा, कागजी उधर से आए थे तो वहाँ का यूपी का आपको टच बहुत मिलेगा उसके अंदर देखने में। तो वो अपनी परंपरा को लेकर के ही चल रहे हैं। हम लोग यहाँ आए तो हम लोग सोचा हरियाणवी और राजस्थानी टाइप का कुछ मिला के एक बना लिया जाए। तो उसका मतलब ये है कि आपकी आत्मा जो है वो उस कॉमन मैन के साथ में रहती है। आप चाहते हैं कि उससे किस तरह से संवाद करवाएं, आप एग्रेसिव रहना चाहते हैं या चुप रहना चाहते हैं, सब देखना चाहते हैं, तो वो कॉमन मैन के ज़रिए ही आप बयान करते हैं। देखिए, कुछ शेखर जी ने ये बनाया है, आपके हिसाब से क्या बनाया होगा? शेखर जी ही बना सकते हैं। शेखर जी मैं आपको एक बात में कहता हूँ जी कि शेखर लक्ष्मण जी के बाद में इस देश के अंदर अगर कोई
लाइन का जो मास्टर है वो शेखर गुरेरा ही है। शेखर गुरेरा इतने फाइन क्वालिटी का आर्ट बनाते हैं और स्केचिंग करते हैं कि मैं कई बार ये सोचता हूँ कि 5-10 साल इनकी क्लास में ले लूँ तो बहुत अच्छा हो जाएगा। मैं भी लूंगा। वैसे क्या शेखर जी आपने क्या बनाया, मुझे थोड़ा दूर से समझ ये में हमारा जो टॉपिक है कहाँ गई हंसी, तो हंसी का जो पेड़ लक्ष्मण जी ने के दौर से जो लगा था वो कुछ कट गया है, लेकिन फिर भी अभी कुछ कॉम्प्ले हैं जो कि दोबारा से उगने को कोशिश कर रही है, और वो दौर दिखाया कि वो ये लक्ष्मण हम लोग के बारे में बात कर रहे हैं। आपके दौर में दिखाया मैंने। नहीं, हम लोग, मैं कहना भी चाहता था कि अब जो कुछ हो रहा है उसके जिम्मेदार हम लोग हैं। लेकिन ये तो आपने गंभीर बात कह दी। गंभीर नहीं, यथार्थ है। हाँ, जब मैंने शुरू किया था परिस्थितियां ये थी कि हिंदी अखबारों में, बड़े अखबारों में कार्टूनिस्ट को एडिटोरियल बोर्ड की मीटिंग होती थी, उसको बताया जाता ये बना दो। हमने जब अखबारों में, देखो ये सब हमसे नहीं होगा, आपको छापना हो छापो, ना छापना हो तो छोड़ दो उसको। और वैसा जरिया बना रखा था हमारा जीवन यापन, वहाँ से नहीं होना था, तो वो सब करता रहा। लेकिन अखबारों की भी मजबूरियाँ हैं। आप अखबार तो बिजनेसमैन चलाता है, कार्टूनिस्ट के लिए तो नहीं निकालेगा, तो उसको प्रतिष्ठान की तो दबाव होते थे, तो नेचुरली आज कार्टून गायब हैं। अब हम पता नहीं, हम ये नहीं कह रहे हैं कि दबाव हैं कि नहीं है, ये तो अशोक जी बताएंगे कि दबाव है कि नहीं है। लेकिन क्यों गायब हैं ये तो है। हाँ। तो उस स्थिति में हमने कार्टूनिस्ट क्लब ऑफ इंडिया का करीब 84 कब किया, 93 फॉर्मेशन किया था, कार्टूनिस्टों को इकट्ठा किया, सब लोग इकट्ठा हुए थे, तो पता नहीं चल पाया। तो आज कोई ऐसा प्लेटफार्म होता तो आज अखबार का वो मजबूरी नहीं है, आज टीवी चैनल मजबूरी नहीं है इस इंटरनेट के ज़माने में। एक ही प्लेटफार्म पे हर एक का कार्टून, हर दिन का रिएक्शन सारे कार्टूनिस्टों का मिल जाए, साथ देश का कल्याण भी हो सकता है, तमाम सुधर सकता है। दिक्कतें ये होती हैं कि कार्टूनिस्ट अपने को भी कभी बुद्धिजीवी साबित करने या अपने को तमाम चीज़ों को अपने ऊपर लाद लेते हैं, और लाद के फिर ह्यूमर पे असर पड़ता है। और आप एक विचारधारा को इस समय आप विरोध कर रहे हैं या सपोर्ट कर रहे हैं, कल को वही सत्ता में पहुंचती, वही सब रिपीट होने लगता है, तब आप क्या करेंगे? तो जो हो रहा है उसके बाद जो आपने कहा ईमानदारी वाली, जी, किसी ने कहा, कार्टूनिस्ट की पहली शर्त तो ये है कि उसको ईमानदार होना ही होना चाहिए। अच्छा, वो अपने प्रति कितना ईमानदार होता है, ज़रा ये भी तो सोचिए कि क्या वो अपने ऊपर हंस सकता है। कितने ऐसे उदाहरण देखे गए कि वो खुद अपने ऊपर अपना मजाक उड़ा सकता है, दूसरों की मजाक उड़ाने में तो बहुत आगे आगे उत्साहित रहता है। वो अपने पे ही सारे समाज का, जो आपने कार्टून में, शेखर गुरेरा ने बनाया, इरफान ने बनाया कार्टून, उसके प्रशंसक लाखों हजारों हुए, तो वो आप ही तो हैं। हाँ, वो ठीक है। शेखर जी, आपका क्या अनुभव क्या कहता है कि खुद आप तो पंजाब के जन्मे हुए, और पंजाब में ये बड़ी जिंदा दिली देखी जाती है कि खुद पर एक हंसी कर लेना, अपने को मजाक का पात्र बना लेना। एक प्रोफेशनल कार्टूनिस्ट खुद अपने को भी कितना सवालों के घेरे में रखता है? प्रोफेशनल कार्टूनिस्ट जो है अपने आप को एक कॉमन मैन की स्टेज में पाता है, क्योंकि लाफ्टर चैनल वगैरह प्रोग्रामों में होता है, वो तुम्हें जोक चल रहे होते हैं, जोक में वो अपने ऊपर बोल कर वो अपने ऊपर हंसा कर वो इंटरटेनमेंट करता है। हम दरअसल एडिटोरियल कार्टूनिस्ट हैं, हम एक पक्ष होते हैं, एक सत्ता के का स्थायी विपक्ष भी कह सकते हैं आप इसको, कार्टूनिस्ट को, और वो हमेशा कॉमन मैन के नज़रिए से देखता है, और वो उनका टसल को दिखाता रहता है हमेशा। तो वो जो कॉमन मैन जिसको दिखाता है, वो उसका अपना ही रोल होता है कि वो उस कॉमन मैन की नज़र में कि वो क्या सोचता है, कैसे वो अब क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, जो हिट हो रहा है तो उसी को हो रहा है हिट, तो वो उसका रोल वहीं पे होता है। वो अपने आप में अलग पर्सनैलिटी नहीं होता उस वक्त। जब कार्टून देखो उसमें कार्टूनिस्ट का रोल नहीं होता, वो कार्टूनिस्ट की जो कलाकृति है वो दिख रही होती है उसमें। इरफान भाई, आपको मतलब मैं ये याद दिलाना चाहता हूँ कि अक्सर ये लोग कहते हैं कि भाई जब मुझसे पूछेंगे अच्छा इरफान आप कौन कार्टूनिस्ट, तो मैं उनको बता देता हूँ कि नहीं, इरफान कार्टूनिस्ट अलग हैं, मैं तो एक कार्टून हूँ, इस तरह से। लेकिन आपने लेकिन मेरा और आपका संबंध है कहीं, संबंध है कहीं।
तो आपने कई अपने काम को करते हुए अपनी खुद हंसी उड़ाने की जो हिम्मत होती है उसको भी कभी जुटाया? नहीं नहीं, बड़ा मज़ा आता है सर। ये एक्चुअल में जो चीज़ें होती हैं ये आपके साथ में घट गई होती हैं। कई सारे वाक़ये जो होते हैं वो आप ही के साथ में होते हैं, उसके बाद में और मज़ा आता है उसको बनाने में। तो आप ये मत सोचिए कि ये जो दूसरों के ऊपर ही हंस रहे हैं, कई बार अपने ऊपर भी हंसते हैं कि यार ऐसा कैसे हो गया। एक किस्सा मैं बताता हूँ आपको, बड़े मज़ेदार सी घटना हुई। एक बार हम लोग मैं अपने भाई को छोड़ने स्टेशन पे गया और बहुत मूसलाधार बारिश हो रही, तो ट्रेन के और आपके बीच में जो है एक गैप होता है, मतलब वो जो छज्जा जो होता है उसका, जहाँ से पानी गिर रहा होता है, और ट्रेन के बीच में थोड़ा सा, उसके उन दोनों के बीच में हमने छाता लगा लिया। अच्छा। और उनको हम जो है सी ऑफ करने लगे, तो सारे लोग प्लेटफॉर्म से छट गए, या तो अंदर बैठ गए या आई नहीं उसके अंदर, तो पूरा प्लेटफॉर्म खाली ऑलमोस्ट पड़ा हुआ था। और हम दो लोग बाहर उनसे अंदर बात कर रहे हैं और कम से कम 15 मिनट हो गए सर। कहा कि गाड़ी चल क्यों नहीं रही है, इतनी देर हो गई है। अब वो हॉर्न दिए जा रही गाड़ी, और अब गार्ड की मुश्किल ये कि वो हमारे पास कैसे चल गया है, वहाँ से इतनी जोर से पानी बरस रहा है। तो फिर बहुत देर हो गई, उसके बाद में वो आया, भाई साहब आप ये अपना छाता वाता हटाएंगे बीच में से कि नहीं? उसको दिख नहीं रहा, क्योंकि दोनों को नहीं दिख रहा, ना ड्राइवर को दिख रहा ना गार्ड को दिख रहा है, एक दूसरे को टॉर्च दिखा नहीं पा रहे कि भी चलने का सिग्नल हो गया है, अब ये जाए। ये लोग कौन खड़े हुए हैं यहाँ पर, बीच में 2 लोग खड़े हुए हैं, इनकी वजह से 15 मिनट गाड़ी लेट हो गई। बिल्कुल, बहुत बहुत अच्छा आपने ये उदाहरण बताया जिसमें जिंदगी के ऐसे इतनी मोमेंट्स हंसी आई, मतलब वो सोचकर कि हम कह रहे थे कि गाड़ी क्यों नहीं चल रही है, हमारी वजह से ही नहीं चल रही थी। बिल्कुल बिल्कुल। अशोक जी, आप क्या कहते हैं कि ये जो कार्टूनिस्ट लोग हैं, संपादकों का जीना मुश्किल किए रहते हैं, और मतलब इनको ये ख़तरा नहीं होता कि मतलब संपादक को भी तो नौकरी करनी होती है? नहीं, मैं नहीं मानता। मेरा ऐसा मानना है कि कार्टूनिस्ट को कभी संपादक इस दृष्टि से नहीं देखता, और उनके जो कार्टून हैं उनको भी इस ढंग से नहीं देखा जाता कि जिन पर ये व्यंग कसा जा रहा है वो इस पर क्या रिएक्ट करेंगे। मैं एक बात ये कहना चाह रहा था कि हम जब आर.के. लक्ष्मण की बात कर रहे हैं ना, तो उनके कार्टूनों में एक सामाजिक संदेश भी रहता था। और आज के कार्टूनिस्ट में देखिए, कार्टूनिस्ट तभी सफल माना जाएगा कि वो केवल व्यंग के जरिए सामाजिक जो सरोकार हैं उनकी भी बात करता है, जो लोग जैसा सोच रहे हैं। अब जैसे अभी आपने ये लगाए हुए हैं, ये आर.के. लक्ष्मण के जो 9 बड़े प्रमुख कार्टून हैं, उनमें आप देखिए सभी में एक ना एक सामाजिक संदेश है। पटरी पर जब कार रौंद कर चली जाती है गरीब लोगों को, तो लक्ष्मण क्या कहते हैं कि आज की स्थिति में तो सड़क के बीच में सोना ज़्यादा सुरक्षित है। अब ये व्यंग कहकर उन्होंने जो तंज कसा समाज के ऊपर, उन लोगों पर जिन्होंने पटरी पर गाड़ी चढ़ा दी, तो सामाजिक संदेश व्यंग के जरिए अगर कहा जाता है, और वो फिर राजनेताओं पर भी तंज कसा जाता है। देखिए, आर.के. लक्ष्मण ने बाला साहब इनको ठाकरे को भी नहीं छोड़ा, तो लेकिन कभी ऐसा नहीं सुनने में आया कि बाल ठाकरे ने धमकी दे दी हो आर.के. लक्ष्मण को कि तुमने मेरा कार्टून क्यों बनाया। तो मैं नहीं मानता, बल्कि वेज बोर्ड में तो कार्टूनिस्ट को पत्रकार कहा गया है, और पत्रकारिता में भी व्यंग के कई स्तंभ चलते थे। ऐसे व्यंगकार भी हैं जो लिखित में भी अखबारों में व्यंग, वो आज नहीं दिखते हैं। तो व्यंग की जो परिभाषा, मैं तो मीडिया के संदर्भ में कह रहा हूँ, टेलीविज़न के लाफ्टर चैलेंज वगैरह की बात नहीं कर रहा। तो मीडिया में क्योंकि जो कार्टूनिस्ट है वो व्यंगकार है, और वो समाज का चित्रण भी कर रहा है, और उसमें राजनेताओं पर भी तंज कैसे जाए। तो आज तक मुझे कभी ऐसा अनुभव नहीं आया पत्रकारिता में कि कभी किसी कार्टूनिस्ट के कारण किसी एडिटर की नौकरी गई हो या कार्टूनिस्ट की नौकरी गई हो। आज भी स्वतंत्र है, और ये जब तक पत्रकारिता रहेगी तब तक कार्टूनिस्ट भी रहेंगे, और बहुत बहुत महान कार्टूनिस्ट हुए हैं, आज भी है और आगे भी रहेंगे। लेकिन बात एक बार आपने संसद की भी की। देखिए, संसद में भी व्यंग बहुत होता है, और व्यंगकार सांसद भी बहुत हमारे देश ने पैदा किए हैं। 2 लोग जिनके बारे में बहुत आज तक याद किया जाता है, एक तो महावीर त्यागी, जो बहुत धुरंधर सांसद थे पुराने ज़माने के, हमारे भी पत्रकारिता में आने से पहले के थे। वो कभी भी मौका नहीं छोड़ते थे व्यंग करने का, और वो तो अपने इसके ऊपर भी बहुत व्यंग करते थे। अपने बाल नहीं थे उनके। और एक पीलू मोदी
का भाषण इतना व्यंग से भरा हुआ होता था। तो संसद में भी, संसद के बाहर भी, पत्रकारिता में, लेखन में भी व्यंग हमेशा से रहा है। और मुझे नहीं लगता कि कभी भी कार्टूनिस्ट को या व्यंग्यकार को किसी प्रकार के एक दबाव की आपका बिल्कुल कहना ठीक है मैं अशोक नहीं जी, कि मानता हाँ, कि बिल्कुल, कभी हाँ। भी आज भी, क्योंकि जीवन में वो व्यंग्य है और हास्य है, तो वो संसद में भी होगा, बिल्कुल होगा। वो हमारी पत्रकारिता में भी होगा, जीवन के दूसरे इलाकों में भी होगा। इरफान भाई, आप क्या हमारे लिए कुछ बनाकर इस वक्त कुछ ड्रॉ करके दिखाइए, जिससे कि आपके होने का भी हमारे दर्शक कुछ लाभ उठा सकें। अच्छा, कोशिश करता हूँ। शेखर जी, आपसे पूछता हूँ, हाँ जी। जैसे कि ऐसे कार्टून जिन्होंने आपको भी हंसी और ह्यूमर के अर्थ में काफ़ी एक मेमोरेबल कार्टून रहे, कुछ याद कीजिए हमारे लिए। ऐसे कार्टून जिनमें कुछ ऐसी सिचुएशन थी जो लगा कि अच्छा, ह्यूमर के वैल्यू पर वो बहुत ऊपर हैं। स्पेसिफिक बताना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, लेकिन क्योंकि इनका जो कॉमन मैन है, कॉमन मैन से जुड़े हुए कार्टून होते हैं सारे इनके। एटमॉस्फेयर का जो दिखाते हैं उसी के अंदर ही उनका ह्यूमर होता था। कॉमन मैन का जैसे हम बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं, हम जो कैजुअल बोलते हैं वही चीज़ अगर ड्रॉ कर दें तो उसमें आपको हंसी लगेगी, कैजुअल बातें में। तो इनका जो एटमॉस्फेयर होता है, बैठा है पीछे, एटमॉस्फेयर में दिखाते हैं। कचरा भी, जैसे पीछे वाले कार्टून में कोई भिखारी बैठा है, बच्चा बैठा है, और उस एटमॉस्फेयर में जो उस संदर्भ को डाल दिया जाता है, तो वो अपने आप में एक व्यंग होता है इनका। ड्राइंग से बड़ा अच्छा प्ले करते थे वो लक्ष्मण जी। आपको कोई ऐसा कार्टून याद आता हो जिसमें आपको बहुत हंसी आई और बड़ा मज़ा आया? देखिए, मैंने तो अक्सर उनके जो गरीबी से जुड़े हुए कार्टून होते थे वो सचमुच में एक तो दिल को छूते थे। अब जैसे वोट मांगने राजनेता हर 5 साल बाद आते हैं और वो उसका वो चित्रण करते थे कि वोट मांगने, चुनाव से पहले और चुनाव के बाद, उस पर उन्होंने बहुत कार्टून बनाए थे। गरीबी हटाना, गरीबी उन्मूलन, गरीबों के ऊपर जो राजनेताओं के भाषण होते हैं उस पर भी बहुत उन्होंने कार्टून। सिर्फ लक्ष्मण जी नहीं, बल्कि सभी कोई लोग। और भी अगर आपको याद आता हो कोई ऐसा कार्टून जिसने आपके... नहीं, मुझे एक, जब मैं अभी पत्रकारिता में भी नहीं था, विद्यार्थी था, मुझे याद है कि हम लोग तब कॉलेज में पढ़ते थे, तो पहली बार संयुक्त विधायक दल की सरकारें बनी थी और हम लोग पॉलिटिकल साइंस का, मैं स्टूडेंट था, तो उस समय उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री चुना जाना था। तो जब वो मुख्यमंत्री चुने गए तो आर.के. लक्ष्मण का कार्टून छपा था कि अंदर एक बड़े नेताओं की बैठक चल रही है और बाहर कॉरिडोर में एक व्यक्ति कोने में ऐसे दुबका हुआ बैठा है और वो लोग निकल कर कहते हैं कि हमने आपको मुख्यमंत्री चुन लिया है। तो वो सचमुच में वो उस समय का जो चयन हुआ था वो ऐसा ही था। तो एक जिसको कहते हैं कि सामयिक उनका व्यंग रहता था। और मैंने तो पत्रकारिता में लेखन वाले व्यंग्यकार भी बहुत दिखे। हाँ, उस पर खैर बात करेंगे। काक जी, आपका क्या अनुभव कहता है जब हम हास्य और व्यंग्य कहते हैं? तो ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। देखिए, ज़रूरी नहीं है कि हास्य से व्यंग्य निकले ही, लेकिन व्यंग्य से तो हास्य निकलता ही है। खुद आप अगर देखें कि आपको कौन सा ऐसा कार्टून काफ़ी याद रह गया जिसमें देखते ही आपके अंदर से मन में एक खुशी और हंसी छूट गई? असल में हमारी याददाश्त जो है ऐसे मौक़ों में रिकलेक्ट नहीं। अब मैं हमारे कार्टून 20-20, 25-25, 30-30 साल पुराने लोगों को याद रहते हैं, कलेक्शन किए हुए हैं। जब दिखाते हैं तो मैं उनको भूल जाता हूँ ये मेरे बनाए हुए हैं, एंजॉय करने लगता हूँ। तो ये दिक्कत है कोई कार्टून रिप्रोड्यूस करना। और कार्टून तो तभी वैसे जीवन के जिन प्रसंगों की बात अभी इरफान भाई ने कही, वो ट्रेन वाला एक उदाहरण दिखाकर, जीवन के प्रसंगों से आपके कार्टून में कभी मतलब कौन सी ऐसी चीज़ जो हंसी के प्रसंग लिए गए हों? अब अटल बिहारी वाजपेयी गए हुए थे, बेहमई कांड हुआ था। हाँ। तो पहले इंदिरा गांधी गई थी और वो तो हम उन दिनों जागरण में बना रहे थे कार्टून। तो अटल बिहारी जा रहे हैं और पीछे से भीड़ आ रही काफ़ी, उनके तो बेमई जा रहे हैं।
तो हमने कार्टून बनाया, उनको चित्रांकन किया और लिख दिया कि हुतात्माओं की शांति के लिए थोड़ी और धूल। अब वो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो मीटिंग में बोल दिया कि मैं इसलिए नहीं आया हूँ कि, तो लोगों ने पूछा आपने क्यों जिक्र किया जैसा कार्टून में दिखाया गया है, तो कहने लगे हाँ दिखाया गया है, लेकिन मैं फिर वो कहने लगे मुझमें उसको टालने के लिए उन्होंने कहा कि मुझे बहुत मोटा दिखा दिया। अब मोटा इसलिए फोर्सफुली, खैर इतने मोटे भी थे भी वो, और उसको बेग को दिखाने का एक पर्पस था। अब वो कार्टून उनको याद था, करीब जब नवार टाइम्स में यहाँ पे आ गए 8-10 साल बाद, 10-15 साल बाद, तो परिचय दिया, कहने लगे आपने हमें बहुत मोटा दिखा दिया था। और हमने कहा मोटा नहीं दिखाया था, लेकिन जो तो भूल नहीं पाया। इस तरह तमाम कार्टून है जी। तो कुछ ये बता भी दीजिए इरफान भाई कि ये मैं तो इसीलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा एंगल आ रहा है तो साफ। हाँ दरअसल में एक छाता दिखाया है, एक बड़ा सा मैंने जी, अम्ब्रेला है, उसी के छाव के अंदर बाकी सारे कार्टूनिस्ट जो हैं, लक्ष्मण लेगेसी जो है अब, हाँ वो उसके साथ में ही जुड़े हुए आर के लक्ष्मण को ये उनकी एक आपने एक परंपरा तरह से है, हाँ, ट्रिब्यूट हाँ। जैसा जो दिया। चलेंगे उनके पीछे ही चलेंगे अब आगे। बहुत बढ़िया। और यही वो नोट है कि जहाँ से अब हम इस प्रोग्राम को धीरे धीरे समापन की तरफ ले जाएंगे। आखिर में ये जो हंसी की चिंताओं से लेकर जो बात शुरू हुई थी, फिर से एक बार में कंक्लूड करते हुए आपसे पूछेंगे कि हंसी का, व्यंग्य का हमारे जीवन में जो महत्व है, उसके बारे में कुछ कंक्लूडिंग रिमार्क्स आपकी तरफ से सुनना चाहेंगे। देखिए ज़िंदगी में बाकी जो तो है वो सब सुबह से रात तक एक सा ही चलता रहता है जी। जो अलग कुछ होता है वो हंसी ही होती है। उसमें आपको एकदम क्रिएटिविटी दिखाई देती है। हर बार आप एक जोक सुनने के बाद में आप दूसरी बार कहते हैं यार सुना हुआ है तो कुछ नया लेकर आइए, तो वो क्रिएटिव जो तक आपके पास में नहीं आएगा दूसरा मसाला, तब तक आपको मज़ा नहीं आएगा। तो आप चाहते हैं कि दिन में उसको आपको एक जोक ऐसा सुनाया जाए, ये कार्टून ऐसा दिखाया जाए जो आपने पहले नहीं देखा हो, तो आपके अंदर ये हंसी जो है वो उसकी चाह हमेशा बनी रहती है। बहुत अच्छी बात आपने कही। और आपसे भी शेखर जी यही सवाल पूछेंगे जो हमने इरफान भाई से, ये हम प्रोग्राम को कंक्लूड करने की तरफ ले चल रहे हैं। कार्टून जो होता है वो एक अखबार में एक स्पाइस की तरह होता है, टेस्ट बनाने के लिए होता है कि दिनचर्या को ठीक करने के लिए, क्योंकि बाकी खबरें एक चर्चा की तरह हैं जो हम दिन भर चलती रहती है, हेडिंग हर तरह की खबरें होती है, लेकिन कार्टून का एक अपना रोल है, छोटा सा है, जो स्पाइस का, नमक मिर्च का जो रहता है वो रोल है, लेकिन उसके बिना पूरा जो जायका उसमें है ही नहीं, ये माना जाता है और लोग उसको पढ़ते हैं, तो उसका एक स्थान होना चाहिए। मैं तो बिलेटेड आपको मुबारकबाद दे रहा हूँ कि आपने बड़ा अच्छा टॉपिक लिया और इसकी ज़रूरत थी और विचार करने वाला मुद्दा है, क्योंकि अब इसको रिवाइव करने की ज़रूरत है। अशोक जी, आप क्या कहते हैं हंसी पर छाती हुई इस धुंध के बारे में? देखिए, मैं इसको केवल हंसी तक सीमित नहीं रखना चाहता। मैंने पहले भी कहा है, मैं जो समझता हूँ व्यंग्यकार, कार्टूनिस्ट, वो जो समाज के सरोकार हैं, समाज की जो समस्याएं हैं, पीड़ाएं हैं, उनको व्यंग के ज़रिए अगर वो व्यक्त करते हैं तो वो समाज की सेवा कर रहे हैं। व्यंग के द्वारा कही हुई बात असर करती है, दिल को जाकर छूती है। और मैं मानता हूँ कि आर के लक्ष्मण ने पूरा जीवन सामाजिक जो समस्याएं थी देश की, उन पर व्यंग कसकर जो कार्टून बनाए, उसके कारण ही वो अमर हुए। और महाराष्ट्र सरकार ने उनकी स्मृति में जो वर्ली सी फेस पर कॉमन मैन का बुत बनाया है उनकी श्रद्धांजलि के लिए, तो मैं समझता हूँ कि आज के व्यंग्यकार जो हैं या कार्टूनिस्ट हैं, वो व्यंग को, देखिए व्यंग क्या है कि उसको देखते ही हंसी चेहरे पर आनी चाहिए, लेकिन उसकी जो एक संदेश है वो दिल को भी छूना चाहिए। और वो संदेश वही होना चाहिए, क्योंकि आज भी हमारे समाज में इतनी समस्याएं हैं, उनको अगर व्यंग्यकार प्रदर्शित करेंगे, लोगों तक पहुंचाएंगे, तो वो सचमुच में एक समाज की सेवा करेंगे। ऐसा मेरा मानना है कार्टूनिस्ट के बारे में। काग जी, आप क्या कहते हैं? कुछ खरी खरी कहिए। हो सकता है कि इस पूरे प्रोग्राम में कुछ बात आपके मन में रह गई हो, लेकिन हम ये प्रोग्राम समाप्त कर रहे हैं, आपसे कुछ खरी बातें सुनना चाहते हैं। देखिए, एक तो हास्य व्यंग्य और कार्टून, बातें हाथी पाइए, बातें हाथी पाँव, ये तो
इस पहलू को समझ के इस लाइन का थोड़ा सा समझाइए। बातें हाथी पाई, अगर बात करने का सलीका है उसी दरबार में, राजा के दरबार में, अच्छा, वो खुश तो होके आपको हाथी दे देगा और बातों से ही आप हाथी अगर से आप बात कुचल दिए करते- जा हाँ, सकते हैं। बात आपने वही कही, लेकिन उसके लहजे में वो कहीं भी रिफ्लेक्ट हो गया तो हाथी पाँव आप क्या बात है जी। तो ये इतना जटिल काम है, लेकिन बहुत आवश्यक है। कार्टून को रिवाइव करना चाहिए, अखबारों को सोचना चाहिए। अखबारों को सर्वाइवल की दिक्कत आ रही है, चैनल्स को सोचना चाहिए, बच्चों के लिए कार्टून्स बनाने चाहिए। और समाज को, अब समाज में हर वक्त आपको चापलूसी वाले कार्टून, चापलूसी के हो ही नहीं सकता है, तो क्या करे कार्टूनिस्ट बेचारा। देखिए कार्टूनिस्ट ये भी नहीं कर सकता है अब कार्टून को वार के हथियार की तरह इस्तेमाल करो, तो वो भी नहीं हो पाएगा। सबसे बड़े आप निश्चल और वेदना के साथ में तब ह्यूमर पैदा करिए। आपकी वेदना उसमें कहीं समाहित होनी चाहिए, आपकी निश्चल होना समाहित होना चाहिए। आगे जी ने कहा था एक बार कि तुमने ये दिखा दिया, हाँ ये तो ऐसा हो रहा है, लेकिन क्या है इससे, आप क्या सजेस्ट करते हैं, वो कहीं रिफ्लेक्ट होना चाहिए। ये बहुत कठिन पहलू है। आज समाज को वो न मध्यम वर्गीय चेतना को भुना के कुछ जातियों को, कुछ लेकर सरकारें चल रही थी, भूल ही रहे थे गांव में रह रहा है समाज का एक बहुत बड़ा वर्ग, अछूता चला जा रहा है, वहाँ पे ध्यान गया ही नहीं। आज वो विकराल स्वरूप लेकर सब हाथ पैर ढीले हो रहे हैं, तो कार्टूनिस्ट ही संभाल सकता है। तो बहुत बहुत शुक्रिया काक जी, आपने जो बातें हमसे कहीं उनमें बहुत विजडम की और बहुत बोध की, ज्ञान की बातें हैं जो कार्टूनिस्ट भी लेंगे और हमारे समाज, हमारे दर्शक भी लेंगे। बहुत शुक्रिया काक जी। धन्यवाद, आपने विजडम भी बताया कार्टूनिस्ट में होती है जी। अशोक जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आने के लिए। शेखर जी बहुत आभार। इरफान भाई आपका बहुत शुक्रिया। मैं भी शुक्रिया अदा करूं कि आपने इतना अच्छा टॉपिक लिया। किसी चैनल में कार्टूनिस्ट को बुलाना तो बहुत दूर की बात है, कार्टून की बात तक नहीं करते हैं वो। हाँ, और ये आज बात हालत बिल्कुल हो गई आपका है। कहना सही है। और यहाँ हम दर्शकों के लिए याद दिला दें कि जो प्रोग्राम जिसका हमने शीर्षक आपके लिए चुना, कहाँ गई वो हंसी, इसके तार कहीं जाकर जुड़ते हैं कि जो कार्टूनिस्ट जो अपना काम दिखाते हैं, जो कार्टून बनाते हैं, वो एक तरह का क्रिटिसिज्म, जिसे दोहे में भी कहा गया, बहुत मशहूर दोहा है कि निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन साबुन पानी बिना निर्मल करे सुभाए। अगर आपको अपना स्वभाव निर्मल करना है तो निंदक अपने इर्द गिर्द रखने पड़ेंगे, और कार्टूनिस्ट उसी तरह का एक क्रिटिसिज्म जो चल रहा जीवन है, जो चल रही चीज़ें हैं, उस पर पेश करते रहते हैं। तो चाहे अपने जीवन के लिए हो, चाहे सामाजिक स्वास्थ्य के लिए हो, कार्टूनिस्ट, कार्टून कला, हास्य और व्यंग्य, इसका बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। उम्मीद है कि ये चर्चा आपको पसंद आई होगी। फिलहाल इरफान अपने सभी मेहमानों के साथ आपसे यहीं इजाज़त लेता है। देखते रहिए राज्यसभा टीवी।